बच्चों अब आज हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिकली कॉलिगेटिव वर्ड जो आया है वो एक तरीके से वर्ड है डेमोक्रेटिक वर्ड जैसा। डेमोक्रेटिक समझ में आता, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? जैसे आपकी एज अगर 18 से ऊपर है तो आप वोट दे सकते हैं। अब आप अमीर है गरीब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वजन 100 किलो से ऊपर है या 50 किलो से कम है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? या और कोई पैरामीटर की आप पीएचडी हैं और आप 12th पास हैं या आप बिल्कुल फेल हैं इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस 18 से ऊपर है तो डेमोक्रेसी है, आपका वोट जाएगा और वन गिना जाएगा। और वो पीएचडी करके बैठा तो उसका भी वोट वन गिना जाएगा, और वो रतन टाटा है उसका भी वोट वन गिना जाएगा, है ना? दैट इज डेमोक्रेसी। ऐसे ही क्वालिटेटिव वर्ड है। दैट मीन यहाँ कोई भी सब्सटेंस है उसका क्या वजन है, मतलब। ठीक है, इसका वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये मतलब है। अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल गिना जाएगा, पतला मोटा हैवी लाइट कुछ मतलब नहीं है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, वो प्रॉपर्टी जो सैल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सैल्यूट के नंबर पे डिपेंड है। इज इट क्लियर? फिर सोचो ध्यान से क्या कहना चाहते हैं। पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 या 273 -273 है। ठीक है, तो पानी जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, और कोल्ड कंट्री में बर्फ जम जाती है। अब हम चाहते हैं वो बर्फ ना जमे, तो कोल्ड कंट्रीज में रोड पे नमक डाल दिया जाता है जिससे कि फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना, फ्रीजिंग पॉइंट घटाना, ये सब क्वालिटेटिव से आता है। नमक क्यों डालते हैं? क्योंकि नमक डबल टूट जाता है, मतलब टूटने के बाद दो पार्टिकल दे देता है, जिसे आगे चल के एबनॉर्मल क्वालिटेटिव भी कहते थे, जो इस साल कोर्स में नहीं है। फिलहाल NaCl टूटेगा तो दो पार्टिकल हो जाएंगे, और अगर दो पार्टिकल हो जाएंगे तो और तेजी से वो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। जिस कंट्रीज में या जहां पे नमक भी काम नहीं आता, क्योंकि नमक से फ्रीजिंग पॉइंट -15 तक पहुंचता है, और कनाडा टाइप के कुछ देश ऐसे हैं जहां -40 और 50 भी जाता है, वहां CaCl2 डाल देते हैं, वहां और नीचे तक -40 तक नहीं जमेगा। स्पेशली कार रेडिएटर में ग्लाइकॉल डालते हैं कि ऐसा ना हो रेडिएटर में पेट्रोल जम जाए या और चीज जल जाए, जम जाए। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम करना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना, ये। या हमारे घरों में यूजुअल सबको मालूम है, हाई बीपी के जो लोग होते हैं उन्हें नमक कम देना चाहिए कहा जाता है। वाई? सेम रीजन, नमक NaCl दो पार्ट्स में टूटेगा, पार्टिकल बढ़ेंगे, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट इज बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और वो ब्लड प्रेशर बढ़ा के शूट अप करके और बीमारियों को कॉज दे सकता है। तो हाई बीपी वाले पेशेंट को नमक मना किया जाता है। अगेन सेम रीजन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे बीपी और बढ़ जाता है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमें सबको फिर से समझ में आ गई कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, याद रखना ये प्रॉपर्टी हमारे डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए ही है, बाकी के लिए नहीं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर पे डिपेंड है, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती और नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे डिपेंड करती है। सच प्रॉपर्टीज आर नोन एज क्वालिटेटिव। हमारे कोर्स में 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP जिसे हम कह देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हैं 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, मैंने थोड़े से कैटेगरी बना के दिखाया है वैसे अभी। फिलहाल ये भैया जरा इन दोनों से जरा बच के रहना। इसमें लिखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसमें लिखा है डिप्रेशन। मतलब ये वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो कमी लाने के लिए, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगी उतनी कमी ज्यादा आ जाएगी। कहीं उसने गलती से पूछ लिया बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, वेपर प्रेशर किस सोल्यूशन का ज्यादा है, तो आंसर वो टिक होगा जहां सैल्यूट कम होंगे, जितने सैल्यूट कम होंगे। समझ में आया? क्योंकि सैल्यूट ज्यादा होंगे तो लोअरिंग ज्यादा हो जाएगी, और लोअरिंग ज्यादा होगी तो बाद का तो प्रेशर कम हो गया ना। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिप्रेशन यानी कमी आ रही है,
और कई बार वो पूछ लेता है बता भैया फ्रीजिंग पॉइंट किस सोल्यूशन का ज्यादा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट उस सोल्यूशन का ज्यादा होगा जहां कमी कम की आए। इज इट क्लियर? तो इन दोनों में याद रखना है कि अगर बाद का फ्रीजिंग पॉइंट या बाद का वेपर प्रेशर पूछा तो भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। समझ में आया? हाँ, पूरा पूछ लिया डिप्रेशन या पूरा लोअरिंग या रिलेटिव लोअरिंग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही एक ही बात है, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। अगर एलिवेशन एक पार्टिकल की वजह से 2 से होता है, 2 पार्टिकल की वजह से 4 से, 3 पार्टिकल की वजह से 6 से, तो बाद का 102, 104, 106 हो जाए। तो कुछ भी पूछ ले, वो ये पूछे एलिवेशन किसका ज्यादा है, तो भाई जिसके पार्टिकल ज्यादा है एलिवेशन ज्यादा। बाद का बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, हाँ भैया जिसके पार्टिकल ज्यादा उसका एलिवेशन ज्यादा, बाद का ज्यादा। समझ में आया? यहाँ समझ में आया क्या कह रहे हैं? किसी का वेपर प्रेशर 700 mmHg है, एक पार्टिकल आने से 2 से कम हो रहा है, 2 पार्टिकल आने से या एक पार्टिकल आने से 10 से कम हो रहा है, फिर 20 से, फिर 40 से कम हो रहा है, तो बाद का प्रेशर कितना हुआ? 730, 720 और 700। तो अब पॉइंट क्या है जरा ध्यान से देखिए, यहाँ हमने कहा एक पार्टिकल यहाँ का है 2 और यहाँ का है 4। तो भैया जब पार्टिकल बढ़ गए तो डिप्रेशन बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया तो बाद का प्रेशर कम। तो कई बार वो यहां पूछ लेता है भाई बाद का प्रेशर ज्यादा कब है, बाद का प्रेशर अब ज्यादा है जब लोअरिंग। समझ में आया? या बाद का फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज्यादा है, मतलब किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, भैया फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा है क्योंकि वहां डिप्रेशन या लोअरिंग कम। समझ में आ गया ये कंसेप्ट क्या कह रहा हूं? और अगर उसने पूछा ही है कि रिलेटिव लोअरिंग या डिप्रेशन किसमें ज्यादा है, तो भैया जिसमें ज्यादा पार्टिकल उसमें लोअरिंग या डिप्रेशन ज्यादा। समझ में आ गया? ये वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तानसेन अकेला, इसके आगे पीछे कुछ ना लगा, अकेला ही काफी है। इसमें देखो बॉइलिंग पॉइंट अकेले क्वालिटेटिव नहीं है, इसके पीछे सरगम चल रही है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, पूरा गाना गाना पाएगा तभी क्वालिटेटिव है। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव नहीं है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग वो क्वालिटेटिव है। यहाँ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग क्वालिटेटिव है, और ये तानसेन अकेला है। ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर इटसेल्फ ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हुआ? अब पहला पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसमें कितनी होगी, उसने राउट्स ने एक नियम दे दिया और उसका पिछले रूल से ये रूल फॉलो भी होता है, पिछले वाले से भी आप देख सकते हैं। तो ये है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। इस चीज को पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है? मतलब व्हाट इज पी नॉट? व्हाट इज पी नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इन प्योर स्टेट या वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट। मान लो पानी में कोई चीज मिलाई गई तो पानी का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ये है। व्हाट इज पी? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कह लो, लेकिन कॉमन सेंस रखना ये भी तो वाटर का ही प्रेशर है इन सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पानी था, जरा देखना ये पानी था, ये अकेला था, ये वेपर प्रेशर था। नॉन वॉलेटाइल आया, ना तो खुद उड़ा ना यहां से उड़ने दिया, तो वेपर्स कम हो गई। लेकिन अभी भी प्रेशर तो पानी का ही है, अभी भी प्रेशर तो वॉलेटाइल जो उड़ रहा है उसी का है। क्या सोल्यूशन में इसकी वजह से कोई प्रेशर है? ये जो नॉन वॉलेटाइल आया था इसकी वजह से थोड़ी कोई प्रेशर है। तो बेसिकली ये प्रेशर है प्योर स्टेट का और ये प्रेशर है सोल्यूशन में उसी का, और इसे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी कह देते हैं। एक ही बात है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और इन दोनों का डिफरेंस क्योंकि ये कम हो गया इसे कहते हैं लोअरिंग। और लोअरिंग को जब इनिशियल प्योर से कंपेयर करते हैं तो ये कहलाता है बेटा रिलेटिव लोअरिंग। व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग? लोअरिंग कंपेयर टू ओरिजिनल प्रेशर पी नॉट। ठीक है? और ये प्रूफ हो गया कि ये होता है रिलेटिव लोअरिंग किसकी वजह से? भैया लोअरिंग कौन कर रहा है? नॉन वॉलेटाइल ही तो कर रहा है। तो इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल। क्योंकि हम कह चुके हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि हम कह चुके हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ये वाला स्मॉल एन इस कैपिटल एन के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भले ही अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा लेकिन नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में किया है, और ये इसका आंसर आ जाता है। मैंने यहाँ क्या लिखा पहले? n अपॉन n प्लस n, नीचे वाला n नेग्लेक्ट किया तो n अपॉन n रह गया, और n अपॉन n को मैंने मोल्स को कैसे लिखते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
तो स्मॉल w स्मॉल n ये आ गए, कैपिटल W कैपिटल N ये आ गए, वेट अपॉन सॉरी मॉलिक्यूलर वेट। बोलो बच्चों क्लियर है, एनी डाउट? और अधिकतर मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पूछा जाता है इन न्यूमेरिकल्स में, और ये बाकी चीजें गिवन होती हैं, ये निकालना होता है निकाल लीजिएगा आराम से। इज इट क्लियर बच्चों? किसी को डाउट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में? क्लियर है? और ये वाला फॉर्मूला आपका आ सकता था। अब पूछो बेटा, पूछिए। कोई बच्चा पूछ रहा था ऑनलाइन वाला, जल्दी पूछो। चलिए नहीं पूछना जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। इसके न्यूमेरिकल आपको इसी फॉर्मूले से करना, फॉर्मूला एक ही है, और अगर एग्जाम में कोई भी चीज आए तो आप समझ जाना, उसी को आगे पीछे करके इसी फॉर्मूले में पुटअप करना। और जिनको मतलब अभी तो टाइम है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एटलीस्ट हल्के हल्के क्वेश्चन जो होते हैं वो करिए कि मोलैलिटी गिवन है और रिलेटिव लोअरिंग पूछी है, तो दिमाग लगाओ, मोलैलिटी है मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन आते ही इस क्वेश्चन में पुटअप होकर रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इतना सा बस आप करने की कोशिश करिए कि मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में बदल दें, या मोलैरिटी गिवन होगी तो डेंसिटी गिवन होगी तो मोल फ्रैक्शन में बदल दें, ठीक है। और बाकी बोर्ड का पैटर्न सिंपल है, तो तुम्हें अगर समझ में आ गया रिलेटिव लोअरिंग का है तो फॉर्मूला पटक के आ जाओगे ना रिलेटिव लोअरिंग का, तो भी 2 में से 1 नंबर दे देगा। न्यूमेरिकल जनरली 2-2 नंबर के होते हैं, 1 नंबर का तो आधा नंबर दे देगा। इज इट क्लियर? तो इसीलिए फॉर्मूला एकदम कंटेक्ट और फिर अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस करिए। अगली क्वालिटेटिव है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है डेल्टा टीबी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जब साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट किए तब उन्हें ये लगा हाँ भाई ये रिलेशन है, इसको हम मोलैलिटी से रिलेट करें तो एक प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है कि मोलैलिटी जितनी ज्यादा है उतना एलिवेशन ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ आपको पता हो तो अच्छा है, ये ग्राफ है बॉइलिंग पॉइंट का। बेटा ये 2 लाइनें खींची जाती हैं, इस एक्सिस पे प्रेशर रखा जाता है, इस एक्सिस पे टेम्परेचर, ठीक है। और पहली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेरी गुड। ये लाइन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आया तभी वेपर प्रेशर कम। हमने एक यहां से स्ट्रेट लाइन की, इसको हमने यहां लिख दिया 180 m एटमॉस्फेयर। आपको याद होगा जब भी जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमने 1 एटमॉस्फेरिक पे ये टेम्परेचर है, तो शुरू का बॉइलिंग पॉइंट ये था, और ये आया बाद का बॉइलिंग पॉइंट जब नॉन वॉलेटाइल आ गया तब। और ये जो डिक्रीज सॉरी इंक्रीज है, ये जो डिफरेंस है, ये कहलाएगा एलिवेशन इन वॉल्यूम। आई होप सो ग्राफ समझ में आ गया। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी से। अगर मैं आपको पूछूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आपको ये दिखना चाहिए, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से इसे माइनस कर दें, T डैश बी माइनस T नॉट बी करेंगे तो ये कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और याद रखना खाली एलिवेशन रखना है, एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ क्या करता है, वो कह देता है बाद का बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री है वाटर के लिए, वाटर के लिए बाद का बॉइलिंग पॉइंट 102। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में 102 को केल्विन में चेंज करके पुटअप कर देते हैं, ये उनसे गलती हो जाती है। यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम ही रहेगा, डिफरेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था पहले 100 डिग्री, सोल्यूशन का 102 हुआ, तो डिफरेंस तो 2 आया, तो भैया खाली 2 पुटअप करना था। और कई बार वो बच्चे उस 2 को केल्विन या 2 को 275 लिख देते हैं, बोले तो डिग्री सेंटीग्रेड में 2 था, तो बेटा 102 को डिग्री में चेंज केल्विन में करेगा तो 100 को भी तो केल्विन में करेगा, डिफरेंस वहीं आएगा 2 का 2। तो यहाँ न्यूमेरिकल में खाली 2 पुटअप करना होगा, ना कि ठीक है 375 275 या जो भी अनसेंड आपके दिमाग में आ रहा वो नहीं। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा खाली एलिवेशन। अगला पॉइंट इसमें क्या आया?
तो भैया अगला पॉइंट आया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। समझ में आ गया होगा, इसको कहते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये वाले कांस्टेंट का नाम ध्यान रखिएगा, इट इज टर्म्ड एज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एग्जाम में कई बार कहते हैं इसकी यूनिट बता दो, एक नंबर में आ जाते हैं हल्के के क्वेश्चन, क्या है इसकी यूनिट। तो भैया इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, डेल्टा सॉरी केबी निकालना है तो एम नीचे ले जाए, तो आप इसको कह सकते हो ना डेल्टा टीबी अपॉन एम, और एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी पढ़ चुकी हो, मोल पर केजी होता है, तो इसकी यूनिट हो गई केल्विन। इसके नीचे जो रखा है ये मोल पर केजी का केजी ऊपर, तो केल्विन केजी पर मोल, इसकी यूनिट आ गई केजी की। इज इट क्लियर? इट्स यूनिट विल बी केल्विन केजी पर मोल। फिलहाल ये मिटा दो। अब होता क्या है, अधिकतर मोलर मास ही निकलवाया जाता है, इन फॉर्मूलों से मोलर मास निकलवाया जाता है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को मैंने ये लिख लिया मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तभी तो 1000 से डिवाइड किया। और कई बार ये स्मॉल एम निकालना होता है तो एम उधर लिख दिया मैंने, और इसको शफल करके ऐसे रटने के लिए 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आता है। इंटरचेंज करके लिख लिया 1000 इंटू के 1000, के बी को के 1000 भी पढ़ सकते हैं, इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, ये रखते हैं। इज इट क्लियर? अगेन ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कभी कभी चालाकी करेगा, हायर लेवल में जिसे कह देते हैं, वो कह देगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना है, बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो भैया जो उसने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला है, एक्चुअली उसने मोल फ्रैक्शन बोला है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आरएलवीपी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो मतलब उसने मोल फ्रैक्शन दे दिया। और मैंने आपको कल प्रैक्टिस कराई है कि मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कैसे बनती है, उससे मोलैलिटी बना लीजिएगा, या सीधा मोलैलिटी और केबी रखिए, आंसर आ जाए। तो उस समय ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार हमें तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, जो बच्चा यहाँ घूमने लगा वो घूम जाएगा, और जिसे ये याद आ गया ये दिया तो यही है भाई, दिस इज मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मोलैलिटी में, ये कन्वर्ट करके यहाँ पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाए। इज इट क्लियर? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर का फिलहाल कोई डायरेक्ट आपसे लेना देना नहीं दिखेगा, और तो इससे ये क्वांटिटी बनाई जाएगी जो एक मोल फ्रैक्शन होगा, उससे मोलैलिटी बनाई जाएगी, वो कनेक्ट होगी। मिटा दूं यहां तक, कोई दिक्कत? दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट ही अपने आप में एक सिग्नल है, और इसमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार फिर चेक कर लेते हैं, आप तो नहीं कर रहे, बताना बेटा डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। ये मत बताना द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड और लिक्विड सॉलिडिफाइज इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। उसके अलावा कुछ बताएं तो अच्छा है। ये भी मत बताना द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट टुगेदर, वो तो कोएग्जिस्ट होंगे ही, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। हाँ बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का होता, हमें कुछ होना है पता, हम तो बस चले आए। हाँ भैया क्या करेंगे, कोरोना चल ही रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा हमारा। हाँ भैया नया स्ट्रेन बोलो। हाँ यही होती है, इसी को तो डेफिनेशन कहते हैं। बोले जो तुमने बोल दिया वही आता है। अधिकतर एग्जाम में भी तुम्हारे साथ यही होगा, एग्जामिनर जो क्वेश्चन में देगा ना उसके आगे लिखे हो वाई, और जहां तक वो देगा तुम कहोगे इसका तो हमें ही पता था, वाई तो नहीं पता था। हाँ बेटा बोलोगे, क्या बात है, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। यहाँ वेपर प्रेशर से डेफिनेशन दी जाती है, लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर होता है, उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा बहुत पढ़ के तुम लोग भी आया करो, नहीं तो इतनी बुद्धि रखो, कॉपी कैसे छुपा के रखेंगे और कैसे देख के कायदे से बोलना है। उन्हें कॉपी खोल रखी है, मुझे देख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वो बन इतना इंटेलिजेंट रहा, अपने आप को यूं करके बैठा है, मैं बताऊं बेटा, हमारी नजर हर तरफ है, ठीक है। चलिए फिर भी डेफिनेशन तो निकाल ली इसमें कहीं से। तो ये है भैया लिक्विड और ये है सॉलिड, और ये इनका जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है।
जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो ये वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जो आपने पिछले ग्राफ में देखा है। और ये जब पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे यहाँ आके मिलेगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा, और ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा जरा ध्यान रखना, कहते जरूर है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन वो होता सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर। समझ में आया? वो तो नॉन वॉलेटाइल आने की वजह से कम हो गया, लेकिन होता सॉल्वेंट ही। तो ये आपका प्योर फ्रीजिंग पॉइंट था T0S, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर आ गया T-F, इन दोनों का ये डिफरेंस डेल्टा TF आ गया। इज इट क्लियर? या बाद की वैल्यू कम हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो बेटा कि T0F में से अगर डेल्टा TF घटाएं तो T-F आएगा, है ना? ये बात का फ्रीजिंग पॉइंट तो ये है ना, तो इसमें से इसको घटा दिया, ये आ गया, या इसमें ये जोड़ेंगे, ये आएगा, बात को ये। तो डेल्टा TF क्या हो गया? तो बेटा इस बारी दिस माइनस दिस करते हैं, ठीक है? वहां प्लस किया था पिछली बार, यहाँ माइनस करेंगे। एंड अगेन वही फॉर्मूला है, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी। याद आ रहा होगा व्हाट इज KF? अब बोलने दो। पिछली बार जैसे हमने नाम बोला था इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो यहाँ भी नाम बोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अरे वही दही जमता है, दूध जमे दही बने, दही जमे दूध बने, वही वही जमने वाला कांस्टेंट है। बोले जमाई लो जो भी है वही कांस्टेंट, लेकिन अपने आप बोले जमने वाला कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। इसे कहते थे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। पिछला वाला था इब्लियोस्कोपिक और इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, है CRYO, ये रिजल्ट के बाद तुम्हें दिखेगा अपने आप, CRY, ठीक है? तो इसे कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी देख लो, दोबारा पढ़ना है, और मालूम है रिवीजन हो रहा है, पढ़ के बैठना है, उसके बाद वर्ड बोला जा रहा है तो भी बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है, ये ट्रायो है या क्रायो है? बेटा क्राई तक तो तुझे समझ में आना ही आना है, ठीक है? तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है, और क्रायो वर्ड बेसिकली लो टेम्परेचर के लिए यूज होता है, जैसे क्रायोजेनिक सर्जरी, याद आया? इनर्ट गैसेस में हमने पढ़ा है क्रायोजेनिक एटमॉस्फेयर बनाना होता है, तो लो टेम्परेचर के लिए ये वर्ड यूज होता है। जहां भी लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन है, लिक्विड नाइट्रोजन में पढ़ा है, ठीक है? इनर्ट गैसेस में लिक्विड नाइट्रोजन, अमोनिया, ये क्रायोजेनिक स्पीशीज है। फिलहाल सेम फॉर्मूला, तो एलिवेशन डिप्रेशन दोनों क्लियर। अंतिम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑस्मोसिस, बेटा वहीं से आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये था ऑस्मोसिस। आपको ध्यान होगा कि एक तरफ वाटर रजिया या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक तरफ कंसंट्रेट, बीच में SPM लगी है, यहां से यहां मूवमेंट हो रहा है, और इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ऑस्मोसिस, थोड़ा बहुत इधर भी जाएगा, मूवमेंट सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा। तो द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या इसे कई भाषाओं में बोला जाता है। एक भाषा बोली जाती है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा है, दैट मींस सॉल्यूट। एक भाषा बोली जाती है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो, मतलब सॉल्वेंट कहां से कहां जा रहा है, यहां सॉल्वेंट खुद ज्यादा है, यहां सॉल्वेंट खुद कम है। तो जब हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट वर्ड बोलते हैं तब हम कहते हैं इट्स हाई टू इट्स लो, अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी। या कई बार हम कहते हैं पोटेंशियल की भाषा में, जैसे कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही मूवमेंट होता है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम। बट रिमेंबर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर में पूछ लेगा, अभी पढ़ाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर इसका ज्यादा है। ये गलती मत कर देना एग्जाम में, क्योंकि दिमाग में क्या आता है, बोले अरे इधर से इधर चीज आ रही है तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। तो भैया ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन उल्टी है। क्या है? कितना फोर्स लगाएं कि आना रुक जाए, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो
तो जितना कंसंट्रेटेड ज्यादा है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। तो जो कंसंट्रेटेड है उसका प्रेशर ज्यादा है, जो डाइल्यूट है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की भाषा में वाटर या सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन, ठीक है, थ्रू एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसी से हम अधिकतर पॉलीमर का मोलर मास निकालते हैं, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसी से हम निकालते हैं, बाकी से नहीं निकालते। क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? जैसे कोई पॉलीमर है, जैसे एग है या और कोई पॉलीमर है हैवियर मोल से, तो हम उसका मोलर मास इस ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालना चाहते हैं, ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। व्हाई? इसका आंसर एक तो ये है, इट इज मच मोर एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि उसमें जरा ध्यान से देखना, खाली थोड़ा सा चेंज होगा, एलिवेशन डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा होगा, और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूरी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो एक बड़ी वैल्यूज आएगी विच कैन बी इजीली मेजरेबल, सिग्निफिकेंट चेंज होगा। अब हमने बात की है, ऑब्वियसली बात है, पॉलीमर, तो उसका मोलर मास तो बहुत ज्यादा है, और अगर मोलर मास ज्यादा है तो तुमने जब 1 ग्राम में ऐड किया तो मोल्स तो बहुत कम हो गए, और जब मोल्स बहुत कम हुए तो आंसर तो कम ही आएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में ये क्वांटिटी इतनी कम आती है विच इज लेस सिग्निफिकेंट मेजरली, या जो आसानी से मेजर नहीं। जबकि इसमें अगर 1 मोल है तो 22.4 एटमॉस्फेयर आ सकता है चेंज प्रेशर का, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं उससे। 1 मोल में 22.4 एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर को एमएम में एचजी में चेंज कर सकते हैं इंटू 760। और मैं कह रहा हूँ 1 नहीं, 0.001 मोल है, तब भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो बहुत आसानी से चेंज नोटिस होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एलिवेशन या डिप्रेशन में अगर बायोमोलिक्यूल है तो उसकी डेथ, भैया एग है 100 डिग्री तक कर रहे हो, बॉईल करोगे तभी तो होगा, तो उसकी डेथ, क्यों? वो हाई टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाएगा, जबकि ये रूम टेम्परेचर में हो जाता है, तो इसमें टेम्परेचर का भी वो नहीं है। तो लिविंग बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, या जो बायोमोलिक्यूल हैं, उनके लिए ये मेथड बेहतर है। बोलो भैया, ऑस्मोसिस क्लियर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर। ऑस्मोटिक प्रेशर के जो न्यूमेरिकल हैं वो है तो इसी इक्वेशन से, लेकिन दिखाना है कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा चेंज करते हैं। P को लिख देते हैं पाई, इस V को यहां ले गए, N अपॉन V को लिख देते हैं C, R की जगह S, T टेम्परेचर इन केल्विन, तो पाई इक्वल टू CST लिख देते हैं, पाई प्रोपोर्शनल टू C आ गया, या पाई अपॉन C इज कांस्टेंट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होंगे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। बच्चों, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आर भी सेम होगा, राइट? कंसंट्रेशन सेम, कंसंट्रेशन भी क्या करेंगे हम? सेम। तो इसके न्यूमेरिकल है कि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, एक की कंसंट्रेशन गिवन है और दूसरे में उन्होंने कहा इसका मोलर मास बताओ, तो पहले की जो भी कंसंट्रेशन है वही दूसरे की कंसंट्रेशन के इक्वल रख के मोलैरिटी निकालते हुए मोलर मास निकाले। कोई दिक्कत? क्लियर है? आइसोटोनिक के बाद हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आ गया। अगर इस दो सॉल्यूशन है जिनकी कंसंट्रेशन में कुछ अंतर है, तो जो हैवियर या मोर कंसंट्रेशन रख रहा है वो हाइपरटोनिक, जो लेस रख रहा है वो हाइपोटोनिक। और अगर आपने जैसे अंगूर को एग्जाम्पल लेते हैं यूजुअली, या अचार बनाने के पिकल्स का एग्जाम्पल होता है कि जैसे ही आम को काट के नमक वमक लगा के रखा जाता है, ठीक है, आम का अचार बनाते समय, पिकल बनाते समय, तो वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। दिस प्रोसेस नोन एज एक्स ऑस्मोसिस, मतलब पानी बाहर आ गया। ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन है केमिस्ट्री में कि आरबीसी लिया और 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन में रखते हैं, या 0.1 से थोड़ा आसपास है, 0.09 समथिंग, तो वो आइसोटोनिक है। ठीक है, तो आरबीसी 0.01 या 0.1 NaCl के क्या है? आइसोटोनिक। अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखेंगे तो बाहर वाटर आ जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस, शायद इसे कहते हैं फ्लैसिड हो जाएगा, सेल वो पिचक जाएगा, और या फिर बस्ट हो जाएगी। अगर पानी में रख दें या डाइल्यूट सोल्यूशन में रखें तो पानी अंदर जाता जाएगा और आरबीसी विल बस्ट। बोलो क्लियर है? दैट इज एंडोस्मोसिस।
फिलहाल ऑस्मोसिस आपको मालूम है। रिवर्स ऑस्मोसिस मालूम है, यहां से यहां वाटर आ रहा है, अपने आप आना चाहिए, तुमने यहाँ प्रेशर लगाया, आना रुक गया, लेकिन तुमने प्रेशर और ज्यादा लगा दिया तो यहां से वाटर यहां जाने लगा, मतलब डायरेक्शन खाली बदलेगी, जाएगा अभी भी सॉल्वेंट ही। तो अंडर एक्सटर्नल प्रेशर इवन हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर जो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है वो रिवर्स हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इससे वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं। इवन हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी में ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू भी या बाहर भी हम ब्लड का प्यूरिफिकेशन करा सकते हैं, डायलिसिस जिसे कहते हैं, है ना, ऑलमोस्ट। फिलहाल क्लियर है यहाँ तक? इस साल हमारे कोर्स में वांट ऑफ फैक्टर नहीं है, ठीक है, यानी एबनॉर्मल नहीं है, तो हम उसको ज्यादा अब फोकस नहीं कर रहे, बट प्रिकॉशनरी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर जाइएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा वांट ऑफ फैक्टर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, भले ही वो टिपिकल न्यूमेरिकल ना आए, लेकिन कंसेप्ट वाइज पूछ सकते, ठीक है, इतना रखें। आज इतना ही रहेगा, कल का हमारा टॉपिक अगला चैप्टर होगा, बाकी मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वही रहेगा। इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रो